गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते ही हो कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपके लिए एजुकेशनल वीडियो, चाहे वो 11-12 का अकाउंट स्टेट से जुड़ा हुआ वीडियो हो या मोटिवेशनल स्टोरी। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने 3 मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाई थी, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया था और विश्वास रखता हूं कि उस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर आपको कुछ ना कुछ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी में बदलाव जरूर आया होगा और ज़रूर आएगा। आप सब लोगों का लाइक और कमेंट आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए प्रकार का वीडियो लेकर आया हूँ। क्या है वो वीडियो? इसको देखने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि लास्ट में मैं अगले वीडियो में क्या सरप्राइज दूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, जॉक्स और एजुकेशनल वीडियो, इन सब के लिए एक साथ आपको एक ही चैनल पर सब कुछ मिलेगा। इन सब के लिए मेरे चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर को लाइक करें, उसके वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना काल का समय चल रहा है। इस समय लोग घर पे बैठे हुए हैं और घर पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आज शनिवार है, कल रविवार रहेगा और अगला सोमवार का दिन रक्षाबंधन का दिन रहेगा, जिससे शायद आपकी ऑनलाइन स्टडी भी इन 2 दिनों तक बंद रहेगी और घर पे बैठे बैठे आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो उस दिन मैंने आपके लिए 3 मोटिवेशनल स्टोरी लाया था। आज मैं आपके लिए 3 जॉक्स लेकर आया हूँ। वो जॉक्स भी किसी स्टोरी से कम नहीं है, लेकिन मेरे जॉक्स भी सस्पेंसियल जॉक्स होते हैं। आप लास्ट तक नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जैसा सोचेंगे वैसा मेरे जॉक्स में नहीं होगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जॉक्स आपने शायद ही सुना होगा, और अगर सुना होगा तो मेरे द्वारा ही कहीं ना कहीं मेरे विद्यार्थियों आपने सुना होगा। और अगर आपने कहीं और भी सुना होगा तो भी एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से आपको ये जॉक्स सुनने को मिलेगा। और ये तीनों ही जॉक्स आपको बहुत गुदगुदाएंगे, बहुत हंसाएंगे और आप जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपका फ्रस्ट्रेशन दूर करेंगे। तो दोस्तों, ये 2 जॉक्स को सुनिए, खुश रहिए, लॉकडाउन में हैप्पी रहिए, क्योंकि खुश रहना भी जीवन का एक मूल मंत्र है। बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें। हम खुश रहेंगे तो हम अपने अपनों को खुश रखेंगे। तो आप ये जॉक्स सुनकर खुश होइए और दूसरे दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए और उनको भी हंसाइए। तो चलिए शुरू करता हूं मैं पहला जॉक्स। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे जॉक्स भी सस्पेंसिव होते हैं, उसमें भी आप अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बूढ़ी औरत एक बड़े से बैंक में जाती है और बैंक में जैसे ही घुसती है वो जोर से चिल्लाती है, बैंक मैनेजर को बुलाओ, अभी के अभी मेरे सामने बैंक मैनेजर को बुलाओ। बाकी सब स्टाफ खड़े हो जाते हैं, बोले माँ जी आप इतना चिल्ला क्यों रही है, हम लोग हैं ना, आप बैंक मैनेजर को क्यों बुला रही है? तो वो और गुस्सा हो जाती है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं चिल्ला रही हूँ? मैं यहाँ पे 25 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने आई हूँ, 25 लाख रुपए जमा करवाने आई हूँ इस बैंक में, और तुम लोगों को लगता है मैं चिल्ला रही हूँ? अब उनकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर बैंक मैनेजर खुद ही उठकर अपने केबिन से बाहर आ गया और बोला क्या हुआ माँ जी, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही है, मुझे बताइए, मैं हूँ बैंक मैनेजर। तो बोले मैं यहाँ 25 लाख जमा करवाने आई हूँ और बैंक मैनेजर को ढूंढ रही हूँ, बैंक मैनेजर को बुलाने के लिए कह रही हूँ, तो ये लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम चिल्ला रही हो। बैंक मैनेजर बोलता नहीं नहीं माँ जी कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्योंकि उसे भी लगा कि 25 लाख कोई बैंक में डिपॉजिट करवाने आ रहा है तो बहुत बड़ी रकम है और प्राइवेट बैंक है, बड़ी बैंक है लेकिन प्राइवेट बैंक है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तुरंत बिठाता है माँ जी को, आप बैठिए बैठिए कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, माँ जी के लिए ठंडा पानी लाओ, पानी मंगवाता है और बोलता है कि माँ जी आप बेशक बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिस्क के आप आराम से 25 लाख रुपए जमा करवा सकती है, आपको निश्चित दर से उस पर ब्याज भी मिल जाएगा। माँ जी बोलती है कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इस बैंक में जो मैं ये 25 लाख जमा करवाने आई हूँ क्या ये पूरी तरह से सेफ रहेगा? बैंक मैनेजर बोलता है बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा आपको कि आप यहाँ पे निश्चिंत हो जाइए, जमा करवा के आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको निश्चित दर पे ब्याज मिल जाएगा, जब आपको लेना होगा तब आप वापस भी ले जा सकती हैं। लेकिन माँ जी मेरे मन में एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बुढ़िया बोलती है ठीक है पूछो, क्या पूछना है? बोली माँ जी आप इसकी उम्र इतनी दिख रही है, आप लगभग 65 साल की हो गई हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई काम करती होंगी या बिजनेस वगैरह करती होंगी। तो माँ जी बोलती नहीं मैं कोई बिजनेस नहीं करती। तो फिर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मतलब 25 लाख आप जमा करवा रही, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया?
तो बूढ़ी औरत बोलती है ये पैसा मुझे बेट लगाने से मिला, शर्त लगाने से मुझे ये पैसा मिला, उसमें मैं जीती हूँ। तो मैनेजर बोलता है चलिए मैं मान लेता हूँ कि शर्त लगाने में आप जीत गई होंगी, लेकिन शर्त में, बेट लगाने में, शर्त में हमेशा कोई एक ही व्यक्ति जीते ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। आप जीतती हैं तो आप हारती भी तो होंगी। तो बुढ़िया बोलती है नहीं, जब भी मैं बैट लगाती हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतती हूँ, बैट लगाने में मेरे से कोई जीत नहीं सकता। मैनेजर बोलता है ये तो नहीं मानने वाली बात है, ये मैं कैसे मान लूँ कि आप बैट लगाते हो और हमेशा आप ही जीतती होंगी। बुढ़िया बोलती है ये कैसे नहीं मानने वाली कैसे बात है, मैं हमेशा 100% कॉन्फिडेंस रहती हूँ, जब भी मैं कोई शर्त लगाती हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतती हूँ। मैं तो ये भी शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हारे सर के बाल नकली है, तुम्हारे सर के बाल नकली है, तुमने वीक पहन रखी है, ये भी मैं शर्त लगा सकती हूँ। मैनेजर एकदम झल्ला जाता है, क्या बात करती है, मैं अभी 30 साल का हूँ, मैं एकदम जवान हूँ, मेरे सर के बाल एकदम असली है, आप ऐसा कैसे कह सकती है। तो बुढ़िया बोलती है वही तो बोल रही हूँ कि मैं शर्त लगा रही हूँ कि तुम्हारे ये बाल नकली है, ऐसा है तो लगाओ फिर 5 लाख रुपए का शर्त। तो अब वो ऐसा बोलती है तो बैंक मैनेजर एकदम सन्न रह जाता है। अब बैंक मैनेजर को लगता है कि ये बुढ़िया पागल तो नहीं है, तो फिर भी मैनेजर थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो लगाइए 5 लाख का शर्त, मेरे बाल तो असली है, मुझे मालूम ही। अब बुढ़िया बोलती है देखो बेटा ये कोई 1000, 2000 या 500,000 का शर्त तो है नहीं, ये जो शर्त है वो 5 लाख रुपए का है, और 5 लाख रुपए के लिए कल होकर मैं मुकर जाऊं या तुम मुकर जाओ इसकी क्या गारंटी है। तो एक काम करते हैं, कल मैं अपने वकील को लेकर आऊँगी और तुम भी अपने इन बैंक के कर्मचारियों को साथ में लेकर रखना, कल फैसला हो जाएगा, कल चेक करेंगे, अगर तुम्हारा बाल असली हुआ ठीक है, मुझे मालूम है तुम्हारा बाल असली तो नहीं है, लेकिन असली हुआ तो मैं 5 लाख दूंगी, और नकली हुआ तो तुम मुझे 5 लाख दोगे, और मुझे मालूम है तुम्हारा बाल असली नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंस से बुढ़िया बोल रही थी। मैनेजर को लग रहा था कैसी है बुढ़िया पागल, मैं मेरे बाल के बारे में जानूंगा कि ये जानेगी, ऐसा वो सोचता है। फिर भी बोलता ठीक है माँ जी आप अपने वकील को लेके आइए, और मेरे स्टाफ तो हमेशा यहाँ रहते ही है, मैं उनको जमा करके रखूँगा, कल आप आइए बैंक खुलते ही। बुढ़िया वो पैसा जमा करवा देती है और बोलती है कल मैं 10 बजे आऊँगी। अब मैनेजर को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन मैनेजर 10 बजे के बदले 9 बजे ही बैंक पहुँच चुका होता है, और जैसे ही घड़ी पर 10 बजता है वो बुढ़िया का इंतजार करने लगता है। अब बुढ़िया 10 बजे नहीं आती, 10:30 बजे नहीं आती, 11 बजे वो बुढ़िया आती है अपने वकील को लेकर, जैसा उसने कहा था। अब मैनेजर को बोलती है कि थोड़ा मैं बूढ़ी हूँ, सब उठने में, सब काम करने में समय लग जाता है, लेकिन मैं अपने वकील को लेकर आई हूँ जैसा आपने कहा था, और कल हमारी शर्त भी लगी थी। और फिर वो अपने वकील को उनके केबिन में बुलाती है कि ठीक है अब मैं वकील को केबिन में बुलाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वकील को बुलाने से पहले एक बात बता दूँ कि अगर तुम्हारे बाल असली है कि नकली है ये देखने के लिए भाई बाल खींच के देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वीक जो होते हैं वो भी बाल की तरह होते हैं, तो बाल खींच के देखना पड़ेगा कि बाल असली है या नकली है। तो बोला कोई बात नहीं ठीक है। पहले मैनेजर थोड़ा सोचा, फिर बोला हाँ सही है आपकी बात भी, मेरे बैंक के लोगों मेरे पास खड़े ही है, आप देख सकते हैं, आप भी अपने वकील को बुला लीजिए। तो बुढ़िया बाहर जाकर अपने वकील को केबिन में बुलाती है, और उसके बाद अभी सस्पेंस से सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद वो बुढ़िया उस मैनेजर का बाल खींचने लग जाती है। वो मैनेजर भी सर झुका देता है, बुढ़िया बाल खींचने लगती है। जैसे ही वो बुढ़िया उस मैनेजर का बाल खींचने लगती है, वो बुढ़िया के साथ आया हुआ वकील अपना माथा दीवार पे पटकने लगता है। तो मैनेजर बोलता रुकिए रुकिए माँ जी, आप ये मेरा बाल खींच रही हैं तो ये वकील अपना माथा दीवार पे क्यों पटक रहा है। तो बुढ़िया बोलती है अरे भाई साहब कल मैंने इनसे 25 लाख रुपए की शर्त लगाई थी कि अगर सबके सामने, पूरे बैंक के सामने, बैंक के कर्मचारियों के सामने उस बड़े बैंक के मैनेजर का मैं बाल खींच के दिखाऊं तब इन्होंने आपकी तरह ही मेरी बात नहीं मानी थी और कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम पागल हो, लगाओ 25 लाख 50 लाख जितने का शर्त लगाना हो लगाओ। तो मैंने इन पर रहम खा के 25 लाख का शर्त लगाया, और अब मैंने सबके सामने बाल खींच दिया है तो 25 लाख रुपए हारने वाले हैं, इसलिए अपना माथा दीवार पे पटक रहे हैं। दोस्तों आप भी ये सोच रहे थे कि बुढ़िया कैसे भी करके 5 लाख जीत जाएगी, नहीं, बुढ़िया 20 लाख रुपए जीत गई। 25 लाख उसके बाल तो असली ही थे, लेकिन उसने जब किसी वकील को कहा होगा कि वो बड़ा बैंक दिख रहा है, तो वकील ने कहा होगा हाँ दिख रहा है, उस बड़े बैंक में मैं उसके सभी कर्मचारियों के सामने मैनेजर का बाल खींच सकती हूँ, तो कोई भी बोलेगा, हम और आप भी बोलेंगे पागल है क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और अगर मैनेजर को भी डायरेक्ट जाके कहती मैं सबके सामने तुम्हारा बाल खींचूंगी और 5 लाख दूंगी, तो वो भी डायरेक्ट नहीं मानता शायद। इसलिए उसने एक मस्त आइडिया निकाला, उस आइडिया से उसने बाल भी खींच लिया, उससे उसको 25 लाख भी मिल जाएंगे। 25 लाख में से अगर मैनेजर को 5 लाख दे भी देगी तो भी उसे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरह से स्टोरी था कि मैनेजर पूछता है कि अब मेरे बाल खींच रहे हो तो वो वकील अपना माथा दीवार पे क्यों पटक रहा है। और तब बुढ़िया समझाती है कि भाई साहब कल उन्होंने मुझसे शर्त लगाया था कि उस बड़े बैंक के मैनेजर का मैं सबके सामने बाल खींचूंगी तो 25 लाख रुपए उससे लूंगी।
और आज मैं आप तुम्हारा बाल खींच रही हूँ सबके सामने, तो इसलिए वो अपना माथा पटक रहा है क्योंकि वो 25 लाख रुपए हार गया। तो आपके मन में पूरे स्टोरी में ऐसा लग रहा होगा कि बुढ़िया कैसे भी करके 5 लाख जीत जाएगी, लेकिन सस्पेंस क्या था कि वो 5 लाख नहीं, वो 20 लाख जीत गई। 25 लाख उसके पास से जीत कर 5 लाख उसे दे देगी तो भी कितना मिलेगा उसे? 20 लाख मिलेगा। तो ये था स्टोरी, ये था एक जोक्स वाला स्टोरी। तो इस तरह से आप मेरे तीनों जोक्स को अच्छी तरह से सुनिए। ये पहला जोक्स हुआ। दूसरा जोक्स एक व्यंग्यात्मक जोक्स है। एक दिल्ली हरियाणा का घटना था जिसमें एक बच्चा था प्रद्युम्न, जिसकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा कुछ था। तो उसमें पहले बस कंडक्टर को पुलिस वाले ने दोषी कर दिया था, उससे बयान भी कबूल करवा दिया था, उसने बयान भी कबूल कर लिया था कि मैंने दोषी हूँ। और बाद में मालूम पड़ा कि उसी स्कूल की कक्षा 11 का बच्चा दोषी है जिसने एग्ज़ाम न हो इसके लिए मतलब ये सब किया था, उसका मर्डर किया था। तो इस पर एक व्यंग्यात्मक स्टोरी है। अगर किसी को ठेस पहुँचता है वो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो व्यंग्यात्मक स्टोरी क्या है कि एक बार सभी देशों के पुलिस आपस में जमा हुए और अपने अपने को मतलब महान, अच्छा, स्ट्रॉन्ग, बुद्धिमान ऐसा सब बताने लगे। अमेरिका की पुलिस ने कहा कि हम लोग इतने पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी इंटेलिजेंट है कि हमारे यहाँ पे कोई क्राइम होता ही नहीं, ना के बराबर क्राइम होता है। फिर चाइना ने कहा कि आपके यहाँ तो फिर भी ना के बराबर क्राइम होता है, हमारे यहाँ क्राइम तो होता है लेकिन हम भी बहुत ही जल्दी मिनटों में केस को सुलझा लेते हैं। अब जापान वाले ने कहा कि आपके यहाँ क्राइम होता है, नहीं होता है, इनके यहाँ क्राइम होता है, ये सुलझा लेते हैं, हम भी बहुत ही आसानी से जल्दी ही क्राइम को सुलझा लेते हैं। अब सबकी निगाहें भारत वाले पुलिस पर थी। अब भारत के पुलिस ने कहा कि हमारे यहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हम क्राइम को आप सबसे पहले सुलझाने का मैं दावा करता हूँ। जितने देर में आप क्राइम को सुलझाएंगे उससे सबसे पहले हम क्राइम को सुलझा सकते हैं। तो ऐसे आपस में सबका वाद विवाद चलता रहता है कि मैं पहले सुलझा लूँगा, मैं पहले सुलझा लूँगा, मैं पहले सुलझा। लेकिन रूस के जो 2-3 व्यक्ति बैठे होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, वो वाद विवाद में नहीं पड़ते, बस वो उन लोग का वाद विवाद सुलझाते हैं। बोलते इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, विवाद करने की कोई बात नहीं, इसकी परीक्षा हो जाए। तो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग डरते हैं परीक्षा से, लो परीक्षा, जैसा लेना हो वैसा। तो फिर उस रूस के समझदार व्यक्ति, एक व्यक्ति रहता है जो ऐसा कहता है ठीक है 1 महीने तक आप लोग जाइए, अपने पुलिस को ट्रेनिंग दीजिए और 1 महीने बाद मैं इस स्थान पे आपको बुलाऊंगा, उस स्थान पर आप अपने अपने देश के 5-5 लोगों की टीम जिसमें इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग सब कुछ हो, ऐसे 5-5 लोगों की टीम मुझे भेजिए। तो अमेरिका, चीन, जापान और इंडिया के लोग वापस जाते हैं और अपने देश में अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं और 1 महीने बाद 5-5 लोगों को वो उस रूस वाले व्यक्ति के पास भेजते हैं। अब रूस वाला व्यक्ति क्या करता है, एक ट्रेंड कुत्ता उन लोगों को दिखाता है कि भाई ये एक ट्रेंड कुत्ता है, इसे मैं घने जंगल में छोड़ूंगा, जो इसे सबसे जल्दी पकड़ कर ले आएगा वो सबसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ब्रेव कहलाएगा। अब सब लोग हंसने लगते हैं, बोले हम लोग आतंकवादी को पकड़ते हैं, हम लोग क्या एक कुत्ते को पकड़ेंगे और इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है। तो समझाता है कि जंगल बहुत घना है और कुत्ता ट्रेंड किया हुआ है, इतनी आसानी से आपके पकड़ में नहीं आएगा, ये बहुत बुद्धिमान जानवर होता है, ऊपर से ट्रेंड भी किया हुआ है और जंगल में और भी कई जंगली जानवर भी रहते हैं जिसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है और जंगल के रास्ते भी बहुत घुमावदार होते हैं। तो इसलिए इसमें आपको सब कुछ आपका दिख जाएगा, जो जितने कम समय में लाएगा तो उसका सब कुछ पावरफुल दिख जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग भी है, इंटेलिजेंट भी है और उसके पास अलग अलग आइडियाज़ भी है, आप ऐसा करिए। फिर अमेरिका वाले फिर भी बोलते हैं कि लेकिन फिर भी ये बहुत ईजी आपने काम दे दिया है, हम लोग कहीं ना कहीं आतंकवादी को मारते, ओसामा बिन लादेन को हमने मार गिराया और ये कुत्ता पकड़ने का काम आपने दे दिया। बोले ठीक है, सबसे पहले आप ही जाइए। कुत्ते को छोड़ा जाता है, अमेरिका वाले 5 के 5 लोग जाते हैं और सही में वो 2 घंटे में पकड़ कर ले आते हैं कुत्ते को। सब लोग ताली बजाते हैं, बोलते वाह आपने कैसे किया ये। तो बोले कि हम लोग के पास नया नया आइडिया है, हम जंगल में कभी खो नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग कैसे भी करके उसको पकड़ कर ले आए। अब चाइना वाले बोलते हैं फिर भी यार कुत्ता पकड़ने में आपने 2 घंटे लगा दिया तो हम लोग कैसे मान लें कि आप आतंकवादी जल्दी पकड़ लेंगे या दूसरा कोई क्राइम आप जल्दी नहीं होने देंगे, अब तो कुत्ते को पकड़ने में आपको 2 घंटा लग गया। तब आप सब लोग बोलते ठीक है तो फिर आप जाओ। फिर चाइना वाले जाते हैं और सही में वो 1 घंटे में ही लेकर चले आते हैं। सब लोग बोलते हैं वाह आपने तो और जल्दी करके दिखा दिया, आपने कैसे किया। तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही होता है कि कुत्ता किस किस तरफ जा सकता है, तो उस तरफ से हमने आइडिया लगाया और हम वहाँ पहुँच गए और पकड़ कर ले आए। तो जापान वाले बोले आप भी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, लेकिन आपने भी कौन सा कम समय लिया, आपने भी तो 1 घंटा लगा ही दिया। अब जापान वाले को सब बोलते ठीक है तो फिर आप जाकर देखो। वो जाते हैं और जाते हो सही में वो आधे घंटे में पकड़ कर ले आते हैं
और आधे घंटे में पकड़ कर जब ले आते हैं तो सब लोग बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत कम समय में, एकदम कम समय में लेकर आ गए, कैसे किया आपने? बोले हम लोगों को तो पता ही होता है कि कुत्ता कहाँ पे जाकर रुकेगा, इनको तो रास्ता पता होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा, हमें तो ये पता होता है कि वो कहाँ पे जाकर रुकेगा। हम तो उससे पहले ही वहाँ पे पहुँच गए थे, कुत्ता ही लेट से पहुँचा था, नहीं तो हम और भी जल्दी आ जाते। तो सब लोग बोले वाह। फिर सब लोगों की निगाह भारत वाले पे, क्या आप लोग जाइए। आप लोगों को लगा कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि वो जाएंगे और 15 मिनट में आ जाएंगे। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा है कि सस्पेंस होगा। भारत वाले जाते हैं, 15 मिनट होता है, आधा घंटा होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे करते करते पूरा एक दिन बीत जाता है, दूसरा दिन भी बीत जाता है। अब सब लोगों को टेंशन होता है कि भाई जंगल इतना घना है, जंगली जानवर भी है, तो उस हिसाब से वो जल्दी अगर नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, कहीं कुछ उनको कुछ नुकसान तो नहीं हो गया, चलो उनकी मदद करनी चाहिए। और सब लोग, जितने भी टीम थी, सब लोग जंगल की तरफ जाते हैं। मुश्किल से जंगल में 15 से 20 कदम रखा ही होगा कि वो भारत के जो पुलिस वाले थे पांचों, वो मिल जाते हैं। तो देखते हैं तो क्या कर रहे हैं, तो वो एक बंदर को पेड़ पे टांग दिए होते हैं, बांध कर बंदर को पेड़ पे टांग दिया होता है और उसको डंडे से मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कबूल कर कि तू कुत्ता है। एक बंदर को पेड़ पे बांध दिया होता है और उसको डंडे से मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तू कबूल कर कि तू कुत्ता है। अब बंदर है, बोल नहीं सकता, नहीं तो अगर वो कबूल कर चुका होता तो उसको 5 मिनट में लेकर चले आते और दिखा देते कि देखो मैंने 5 मिनट में पकड़ लिया है, और कबूल भी करवाए थे देखो। तो इस तरह से एक व्यंग्यात्मक स्टोरी था जो उस समय की घटना को लेकर एक बनाया गया एक जोक्स टाइप का व्यंग्यात्मक स्टोरी, जिसका किसी को भी किसी भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं था। बाकी हमारे देश की पुलिस बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगला एक स्टोरी सुनते हैं, ये भी एक टाइप का व्यंग्यात्मक जोक्स है। एक बार एक लड़का रहता है, हामिद नाम रहता है उसका। अब वो लड़का स्कूल में जाता है, वो बहुत ही मंदबुद्धि लड़का रहता है, पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर रहता है। अब सब क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि वो हर बार हर एग्जाम में फेल हो जाता है, फेल ही नहीं होता, बहुत बुरी तरह से फेल होता है और 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे मार्क्स मिलता है उसको। सब लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं, हमेशा चिढ़ाते हैं, मंदबुद्धि ऐसा चिढ़ाते रहते हैं। एक बार उनके स्कूल का एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है वैसे उसका रिजल्ट आता है। ओपन हाउस जैसे मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग, ओपन हाउस रिजल्ट लेने के लिए पेरेंट्स आते हैं, वैसे ओपन हाउस होता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, सभी बच्चे के पेरेंट्स आते हैं। उस तरह से हामिद के भी पेरेंट्स आते हैं। हामिद के पिताजी नहीं रहते, उसके पिताजी बचपन में ही उसके पिताजी का डेथ हो गया होता है, तो उसके पिताजी नहीं रहते हैं, उसकी माँ रहती है जो बाहर मजदूरी काम वगैरह कर रही होती है। तो उसकी माँ को बुलाते हैं और उसकी माँ को जब बुलाते हैं तो टीचर बोलती है कि आप थोड़ा रुकिएगा, आपसे मुझे कुछ खास बात करना है। बाकी पेरेंट्स को वो रिजल्ट देकर भेज देती है और हामिद की मम्मी को रोकती है। अब जब सब बच्चे चले जाते हैं, पेरेंट्स चले जाते हैं, तो हामिद की मम्मी को बुलाती है और बोलती है कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है, ये आगे नहीं बढ़ सकता, आगे कुछ भी नहीं कर सकता। एक काम करिए कि आप यहाँ से इसको ले जाइए क्योंकि ये हमारे स्कूल का भी नाम खराब कर रहा है और कहीं दूसरी जगह भी इसका नाम लिखवा दीजिए, तो इसको पढ़ाना ही बंद कर दीजिए, इसको पढ़ाना बेकार है क्योंकि इसके दिमाग में कुछ भी घुसता नहीं है। हामिद की मम्मी को टीचर पे बहुत भरोसा था, लेकिन वो भी बहुत अब निराश हो जाती है, तो हामिद को लेकर जा रही होती है। रास्ते में भी जो बच्चे पहले से निकले होते हैं वो मिल जाते हैं और चिढ़ाने लगते हैं, मंदबुद्धि की मम्मी, उसको भी चिढ़ाते हैं, उसकी मम्मी को भी चिढ़ाते हैं, भला बुरा कहते हैं। अब उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है और अपने बच्चों को कहती बेटा अब अगर हम लोग इस गांव में रहे तो ये लोग हमको ऐसे ही चिढ़ाते रहेंगे और तुम्हें परेशान करते रहेंगे, टीचर ने भी तुम्हें निकाल दिया है तो, और ऐसे भी हम 2 ही माँ बेटे हैं, तो क्यों ना मैं शहर में तुमको लेके चलती हूँ, वहाँ पे हम लोग में काम भी थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, 2 पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे और वहाँ पे किसी अच्छी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन भी करवा दूँगी। ऐसा बोलकर वो हामिद को लेकर शहर चली जाती है। दोस्तों ठीक 20 साल बाद, 1-2 साल नहीं 20 साल बाद उस गांव की हामिद की उसी टीचर को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक आता है तो उसके घर के लोग, गांव के लोग सब पहुंचते हैं, उसको लेकर आनन फानन में तुरंत गांव के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो गांव के हॉस्पिटल वाला जो डॉक्टर रहते हैं वो जवाब दे देते हैं कि नहीं यहाँ पे इनका इलाज संभव नहीं है क्योंकि इनको मेजर अटैक आया हुआ है। आप एक काम करिए, वो एक डॉक्टर का नाम लिख कर देते हैं कि ये डॉक्टर साहब है जो हार्ट अटैक के ये जो हार्ट पेशेंट है उसके स्पेशलिस्ट है, आप उनके पास जाएंगे तो ज़रूर ठीक हो सकते हैं। और वो शहर में रेफ़र कर देते हैं। जब शहर में रेफ़र कर देते हैं तो डॉक्टर के पास उनको ले जाया जाता है, उस एड्रेस पे डॉक्टर उनका हार्ट का ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। और जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जैसे ही वो टीचर को होश आता है तो अपने सामने देखती है कि एक नवयुवान, गढ़ीला नवयुवान उनके सामने खड़ा है और उसको देखते ही एकाएक उनका चेहरा पीला पड़ने लग जाता है और एकाएक उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों आपको पता है वो लड़का कौन था? तो आपको लग रहा होगा हामिद। यस, वो हामिद था।
वही हामिद जो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, आपको लगा होगा डॉक्टर नहीं, उस हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय था, उस हॉस्पिटल का वार्ड बॉय यानी चपरासी था। मैंने कहा था ना कि बहुत सस्पेंस होता है मेरे जोक्स में। उस हॉस्पिटल का वार्ड बॉय रहता है और वो क्या करता है, हॉस्पिटल की सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का पाइप, उसका वैक्यूम क्लीनर का जो प्लग है वो लगाने के लिए उस अपने टीचर के ऑक्सीजन का जो मास्क है, मास्क वाला जो प्लग लगा हुआ है उसको निकालकर वैक्यूम क्लीनर का प्लग लगा देता है और उसकी टीचर मर जाती है। और पीला उसका चेहरा इसलिए पड़ने लगता है कि वो सोचती है कि यहाँ भी इसने पीछा नहीं छोड़ा, इस मंदबुद्धि ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। हर एक स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं होती दोस्तों। आपको लगा होगा अच्छा, उसी समय जिस समय मैंने कहा होगा कि 20 साल बाद उस डॉक्टर के पास, तो उनका आपको तभी समझ गया होगा कि अच्छा वो डॉक्टर हामिद ही होगा। हामिद डॉक्टर नहीं था, वो वैसे का वैसा ही मंदबुद्धि ही था। हर बार कोई मंदबुद्धि एकदम से होशियार नहीं हो जाता। और उस हॉस्पिटल में वार्ड बॉय यानी चपरासी था और उसने सफाई करने के लिए उनका ऑक्सीजन का प्लग निकालकर अपना वैक्यूम क्लीनर का प्लग लगा दिया और एकाएक उनका ऑक्सीजन बंद हो गया। टीचर ने उसको देख भी लिया, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और एकाएक उनकी डेथ हो गई। अब दोस्तों ये सब जोक्स सिर्फ आपको हंसाने के लिए थे, इसका किसी भी घटना से किसी से कोई संबंध नहीं है या किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, बस आपको हंसाना ही एक उद्देश्य है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको सरप्राइज दूंगा, तो अगला वीडियो मैं उनके लिए बनाने वाला हूं जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में एक विषय में फेल हो गए हैं, दो विषय में फेल हो गए हैं और निराश हो गए हैं। उनको क्या करना है, आगे उनके लिए क्या विकल्प है, आगे वो कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं, कैसे आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, इनसे जुड़ा हुआ मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, ये जोक्स आपको पसंद आया होगा, तो ऐसे और भी जोक्स, मोटिवेशनल स्टोरी, स्टडी मटेरियल, एजुकेशनल वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सर्च करिए मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।